हाय गाइस, स्वागत है चैनल पे। आज के चैप्टर में हम बेसिक DT1 पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा ही चैप्टर आपको 3 क्लासेस में तीन क्लासेस में कवर होगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर एप्लीकेबल होगा सितंबर 24 और जैन 25 के बच्चों के लिए। ठीक है, पूरा ही कवर कर देंगे, 3 पार्ट में DT पूरा ही कवर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट। व्हाट इज अ टेक्स्ट? पहले तो बात आती है टेक्स्ट क्या होता है। पहला मैंने पॉइंट यही लिया है कि टेक्स्ट होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट क्या होता है, पहला ही पॉइंट मैंने लिख लिया है, डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट। वैसे तो ध्यान से समझिए, देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट। वैसे तो बच्चों देखो, टेक्स्ट का कोई भी लीगल डेफिनेशन है नहीं, कोई भी डेफिनेशन लीगल टेक्स्ट का नहीं है। ठीक है, बट एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है। क्या कहा है उन्होंने, देखो, बट एज पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से, किसके हिसाब से? ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या होता है? Tax is a compulsory fees charged by government from individual and legal entities to provide basic facilities like health, education, security, इंफ्रास्ट्रक्चर, etc। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया पहले पॉइंट में कि देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ टैक्स। कोई भी टैक्स का लीगल डेफिनेशन तो है नहीं, बट एज पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? टैक्स इज अ कंपल्सरी फीस चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। ये कंपल्सरी फीस है जो गवर्नमेंट आपसे या लीगल एंटिटी से चार्ज करती है, और बदले में क्या देती है? बेसिक फैसिलिटीज देती है, जैसे हेल्थ प्रोवाइड करती है आपको, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करता है। जैसे जो भी आपसे टैक्स का कलेक्शन होता है, रोड बनाती है, पुल बनाती है, देश के जवानों पे खर्चा करता है, जो आपकी सुरक्षा करता है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल्स इत्यादि वगैरह हैं। ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट आपको देती है जो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है उसके बदले में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होता है बच्चों? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं टैक्सेस के। पहला कौन सा होता है? पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे जीएसटी के नाम से आप जानते हो। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? विच यू आर डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? विच यू आर इनडायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स भी आप ही को पे करना है और इनडायरेक्ट टैक्स भी पे आप ही को करना है। ठीक है, अच्छा, ये पर्सनल टैक्स होता है, ये इम्पर्सनल टैक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेवी एंड collection from levy and collection from same person। इसमें क्या होता है? levy and collection from different person।
ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या आपको लिखवाया, 2 पॉइंट लिखवाए हैं। डीटी में ये पर्सनल टैक्स होता है, आईडीटी इम्पर्सनल टैक्स होता है। लेवी, डीटी में क्या होता है, लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन। लेवी मतलब होता है चार्ज, लेवी मतलब क्या होता है, चार्ज, चार्ज। यानी डीटी में क्या होता है, लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन, मतलब जिस भी पर्सन के ऊपर ये टैक्सेशन देने की जिम्मेदारी है वही टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट को भरेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज आप ही पे होगा, कलेक्शन लेकिन डिफरेंट से होगा, ठीक है। समझ में आया, आगे देखते हैं। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, और इसमें क्या होता है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसको मैं लूं, इसमें एग्जाम्पल लूं तो इनकम टैक्स हो गया हमारा, और इसमें एग्जाम्पल लूं तो हमारा जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ईटीसी। तो ये मैंने दोनों के बीच का अंतर आपको समझाया है। पहले मैंने आपको समझाया कि कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, 2 टाइप के, एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में मैंने आपको बताया कि जो आप डायरेक्टली सरकार को पे करते हो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया जो आप इनडायरेक्टली सरकार को पे करते हो उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखो मैंने दोनों के बीच का अंतर भी बताया, लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ये पर्सनल होता है, ये इम्पर्सनल होता है। आगे मैंने बताया लेवी मतलब होता है चार्ज, चार्ज जिस पे हम करेंगे, कलेक्ट भी उसी से करेंगे। डीटी में देखो ये है चार्ज एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन, यानी जो बंदा इनकम कमाएगा टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी। इनडायरेक्ट में है लेवी, यानी चार्ज एंड कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। देखो यहां टैक्स देने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है, लेकिन आप किसी और को दोगे और वो फिर गवर्नमेंट को जमा करेगा। मतलब चार्ज तो आप पे हुआ है, टैक्स तो देने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन गवर्नमेंट कलेक्ट किसी और से करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको यहां समझा रहा हूं, जैसे दुकान पे कोई एक सामान लेने गए, दवाई लेने गए, आपने दवा लिया, दवा के साथ बिल भी लिया। अब आपने उसमें उस बिल में 2 तरीके का अमाउंट दिए, एक तो दवा का कॉस्ट दिया है आपने, उस बिल में जो बिल आपने दुकानदार से लिया दवा लेने के बाद, उस बिल में आपने दुकानदार को 2 तरीके के कॉस्ट दिए। एक तो कॉस्ट दिए जो दवा का प्राइस है, प्लस उस पर कुछ टैक्सेशन भी लगा हुआ था, प्लस उस पर कुछ टैक्स भी लगा हुआ था। तो ये मिला के आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू बना, यानी कि इतना पैसा आप गवर्नमेंट उसको दुकानदार को दे के आए। अब दुकानदार क्या करेगा, जो आपने दवा लिया उस पे आपने दवा के साथ टैक्स भी दुकानदार को दिया। ये दवा का पैसा तो दुकानदार रख लेगा, लेकिन टैक्स क्या करेगा, सरकार को जमा कर देगा। समझ में आया? यानी कि दवा अगर आपने ली तो दवा का टैक्स भर कौन रहा है, आप ही भर रहे हो, लेकिन सरकार टैक्स किससे कलेक्ट कर रही है आपके दवा लेने पे, दुकानदार से, जिसको आप दवा प्लस टैक्स का पैसा दे के आए हो। इसे ही कहते हैं लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। चार्ज तो आप पे हुआ, टैक्सेशन चार्ज आप पे हुआ, लेकिन कलेक्ट दुकान वाले से कर रहा है, दवा के दुकान वाले से, ठीक है ना? समझ में आया? आगे देखिए, डीटी जो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब होता है कि जिसकी इनकम ज्यादा, हायर द इनकम एंड हायर द टैक्स लायबिलिटी। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसकी टैक्स लायबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी। देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा हमारी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक निश्चित अमाउंट के बाद इनकम बढ़ेगा, वहां के बाद हमारा सरचार्ज भी चार्ज होगा,
प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी चार्ज होता है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ेगा टैक्स रेट भी हमारा बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे 5 लाख तक इनकम हुआ तो 5%, 5 लाख से 10 हुआ तो 20%, और 10 से ऊपर आपकी इनकम है, 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% देना पड़ता है टैक्स, ठीक है ना। तो इसको ये कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती रही। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर। हायर द इनकम हायर द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर ये होता है कि जनरली एक अमीर आदमी, जैसे एक 10,000 कमाने वाला आदमी है, एक 10,000 कमाने वाला आदमी है और एक 1 लाख कमाने वाला आदमी है। 1 लाख कमाने वाला आदमी एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है और 10,000 कमाने वाला भी इसी सेम प्रोडक्ट को खरीद रहा है। तो दोनों जो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दोनों को सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा, और प्लस दोनों को ही सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट टैक्स में आप क्या देखते हो कि जिसकी इनकम ज्यादा रहती है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। यहां आपने क्या देखा कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है, और जिसकी इनकम कम है वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है। देख रहे हो ना आईडीटी में, आप ध्यान से देखो, जिसकी इनकम 1 लाख है उसने जो प्रोडक्ट लिया उसने भी वही टैक्स दिया, जो 10,000 कमाने वाले ने जो प्रोडक्ट लिया है सेम प्रोडक्ट उसने भी वही टैक्स दिया है। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब ये हुआ कि अगर इसकी इनकम ज्यादा है इसको टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, बट यहां नहीं होता है। लोअर द इनकम हायर द टैक्स रेट यहां होता है। जिसकी इनकम लोअर है वो भी हाई टैक्स रेट पे करता है। तो इसे कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। यहां बैलेंस नहीं है इसलिए इसे रिग्रेसिव इन नेचर कह दिया जाता है, ठीक है ना। डीटी में आपने क्या देखा, जिसकी इनकम ज्यादा होती रहती है उसकी टैक्स लायबिलिटी भी उतनी बढ़ती रहती है। जैसे 5 लाख तक 5% हुआ, 5 लाख से 10 लाख पर 20% हुआ, और 10 लाख से ऊपर 30% हुआ, ठीक है ना। रिग्रेसिव में आपने क्या देखा कि एक बंदा जो ज्यादा कमा रहा है वो भी उतना ही उस प्रोडक्ट पे टैक्स दे रहा है जितना 10,000 वाला उस प्रोडक्ट पे टैक्स दे रहा है। समझ में आया? आगे देखते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। डीटी में क्या होता है कि बर्डन, अगर टैक्स भरने की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप कमा रहे हो तो टैक्स भरने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, ठीक है। इसमें है बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। मैंने आपको एग्जांपल बताया दवाई वाला, आपने एक दवा खरीदा, बिल भी मांगा, अब टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी हुई? आपकी, क्योंकि आपने दवा लिया है। लेकिन आपने अपने टैक्स भरने का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? दवा के दुकान वाले पे। आपने उसको दवा का अमाउंट प्लस टैक्स देके आ गए हो, ठीक है ना। अब वो दुकान वाला ये अमाउंट तो रख लेगा और टैक्स आपके बिहाफ पे सरकार को जमा कर देगा। याद रहे दोनों ही केसेस में टैक्स आप ही को भरना है, इधर डीटी हो और आईडीटी हो, टैक्स भरना तो आप ही को है, ठीक है ना। आगे देखिए, नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स का जो होता है ना, कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट महंगाई पे नहीं होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर। पेट्रोल का दाम है, पेट्रोल के दाम पे टैक्स बढ़ गया, पेट्रोल का दाम पे टैक्स बढ़ गया तो माल ढुलाई का भी खर्चा बढ़ जाता है। जैसे ही माल ढुलाई का खर्चा बढ़ा आपके यहाँ आने वाली सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के इंपैक्ट इंक्रीज होने से क्या होता है कि डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ, डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ इन्फ्लेशन के ऊपर। समझ में आया? एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे यही आपने एग्जांपल देखा कि एक सब्जी वाला सब्जी जब लेके आता है तो दाम वो इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए होते हैं। अगर पेट्रोल के दाम इंक्रीज हो गए तो माल ढुलाई का दाम इंक्रीज हो जाएगा, और माल ढुलाई का दाम इंक्रीज हुआ तो आपके सब्जी का भी दाम इंक्रीज हो जाएगा। तो आईडीटी का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे ही महंगाई इंक्रीज हुई आपकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, एक एग्जांपल लिख दिया है डायरेक्ट टैक्स का, एक एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी प्लस वैट और कस्टम वगैरह हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आपको ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 पहले मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या है? नो टैक्स लेवी एंड कलेक्टेड
एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ध्यान से देखिएगा, नो टैक्स शैल बी लेवी एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है ना। आर्टिकल 265 हमारा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 में मैंने आर्टिकल 265 लिया है। आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेवी एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कहने का इसका यह मतलब है कि बच्चों, कोई भी टैक्स सरकार आपसे तभी चार्ज करती है जब वो कानून उस पर बना होता है। सरकार अब अपनी मन मर्जी से कोई भी टैक्स आपसे चार्ज नहीं कर सकती। आपको पता है कि पहले एक ड्राफ्ट होता है, कानून बनने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, पहले एक ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाता है। अब प्लस उसके बाद एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति ले जाती है, उसके बाद ही वो कानून बनता है, उसके बाद ही सरकार आपसे कोई भी टैक्स चार्ज कर सकती है। सरकार अपने मर्जी से कोई भी टैक्स आपसे चार्ज नहीं कर सकती है। कल को सरकार कह दे कि रोड पर चलने का मैं आपको टैक्स लेना है, तो ऐसे सरकार टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। वही यहां लिखा हुआ है कि नो टैक्स शैल बी लेवी एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपने यहां क्या क्या पढ़ा, आप यहां पढ़ रहे हो, आपने यहां पढ़ा, ये देखो अथॉरिटी ऑफ लॉ एक पॉइंट पढ़ा, एक कलेक्टेड पढ़ा और एक टैक्सेशन पढ़ा। ठीक है, एक एक करके क्लियर करते हैं इन चीजों को, क्या होता है देखो जरा। आर्टिकल 265 ये कह रहा है कि नो टैक्स शैल बी लेवी एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सरकार कोई भी आपसे टैक्स चार्ज बिन मतलब का नहीं कर सकती जब तक लॉ उसको अथॉरिटी ना दिया हो। वंस लॉ ने अथॉरिटी दे दिया कि सरकार टैक्सेशन चार्ज कर सकती है आपसे, तब सरकार क्या करेगी, टैक्स आपसे चार्ज करेगी। तो अथॉरिटी कैसे आता है, पहले एक ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, अब प्लस दोनों जगह से जब पास हो जाता है तो एसेंट ऑफ राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद ये क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट आपसे टैक्सेशन चार्ज कर सकती है। अब यहां देखिए, और एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी किसको है, अथॉरिटी किसको है, अथॉरिटी है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। है ना। मैं इसको कह सकता हूं कि पार्लियामेंट में मेक लॉ, पार्लियामेंट में मेक लॉ रिगार्डिंग होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं कह सकता हूं, ठीक है। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी किससे आता है, पार्लियामेंट से आता है। किससे आता है, पार्लियामेंट। हु इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ, पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि बिल, यही मैंने आपको बताया बिल के बारे में। ठीक है, अब यहां कलेक्शन की मीनिंग क्या है, यहां देखो कलेक्शन भी लिखा हुआ है। कलेक्शन की मीनिंग क्या आ गया, कलेक्शन मतलब हो गया कि या तो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर लेगी, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगी, और अगर आपने नहीं दिया तो आपसे रिकवरी कर लेगी। यहां कलेक्शन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये आपसे एक तो टैक्स कलेक्ट कर लेगी, और अगर आपने नहीं दिया ठीक ढंग से तो आपसे रिकवरी भी कर सकती है। क्या कर सकती है, रिकवरी भी कर सकती है। अब यहां देखिए नो टैक्स, यहां टैक्स का मीनिंग क्या है, एक तो टैक्स का मीनिंग डायरेक्ट टैक्स हो गया, प्लस सरचार्ज हो गया, अब प्लस सेस हो गया। यहां टैक्स का मीनिंग क्या हो गया, या एक तो टैक्स हो गया, सरचार्ज हो गया और सेस हो गया। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये टैक्स क्या होता है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है कलेक्ट कौन करता है, ये कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सारे स्टेट्स में बांट देता है प्रेसिडेंट प्लस
प्रेसिडेंट प्लस फाइनेंस कमेटी के सजेशन से फिर सारे स्टेट्स में बांट देता है। डायरेक्ट टैक्स जो भी कलेक्ट करता है, कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर सारे स्टेट्स में बांट देती है। किसके सजेशन से? प्रेसिडेंट प्लस फाइनेंस कमेटी के सजेशन से, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा चार्ज होता है? सरचार्ज चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? सरचार्ज, ठीक है ना। सरचार्ज को क्या चीज होता है? तो ये आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या है और सेस क्या है, आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों ही टैक्स है, ये बात आप समझ लीजिए। ये तीनों ही फॉर्म टैक्सेशन के हैं जो गवर्नमेंट के आपको देना है, ठीक है ना। जिसमें ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, सीधा जो आप दे रहे हो। अगर आपकी इनकम 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा और उसके बाद आपको सेस भी देना पड़ेगा। अब सेस क्या होता है ये भी समझाते हैं। सरचार्ज जो होता है, मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेटर ऑन स्टेट्स में बांट देती है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट प्लस फाइनेंस कमेटी, ठीक है ना। सरचार्ज क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और ये अपने पास ही रखती है, ये राज्यों को नहीं बांटती है, ठीक है। सेस का मतलब क्या हुआ? वैसे सेस अब बन गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस का मतलब अब हो गया है, हेल्थ जोड़ दिया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस का मतलब है कि गवर्नमेंट, सेस मतलब होता है पर्टिकुलर कामों के लिए ही गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रहा है। सेस का पैसा उसी पर्टिकुलर काम में ही खर्च हो सकता है। जैसे यहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये @4% है। तो ये 4% पैसा जो है ना, गवर्नमेंट आपके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे ही खर्च करेगी क्योंकि इसी के नाम पे ले रही है और कहीं भी गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर सकती। जैसे कोरोना काल में आपको वैक्सीन लगा, वैक्सीन फ्री में लगा, कहां से पैसा आया? यहीं से पैसा आया आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से आपको पैसा आया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आई होप आप आर्टिकल 265 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 265 ये कहता है नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एंड लेवी, नो टैक्स शैल बी लेवी एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स सरकार आपसे तब तक नहीं ले सकती जब तक उनको लॉ से कोई अथॉरिटी प्राप्त ना हो। एंड हु इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ? पार्लियामेंट, ठीक है ना। वैसे आगे देखते हैं आर्टिकल 245, मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया ना। आर्टिकल 245 यही कहता है कि पार्लियामेंट में मेक लॉ रिगार्डिंग होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी। पीछे ही मैंने आपको बताया कि कौन कानून बना सकता है, हु इज द अथॉरिटेरियन ऑफ लॉ? पार्लियामेंट। यहां आर्टिकल 245 भी इसी बातों को कहता है कि पार्लियामेंट में मेक लॉ रिगार्डिंग होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, सारा टैक्स का पैसा कौन से फंड में जाता है? गवर्नमेंट के कौन से फंड में जाता है? कौन से फंड में जाता है? जो आप टैक्स का पैसा गवर्नमेंट में देते हो, आप टैक्स का पैसा कहां देते हो? कहां पे जमा करते हो? डायरेक्ट क्या मोदी जी को चेक काट देते हो क्या? कहां जमा करते हो टैक्स का पैसा? देखो, आप टैक्स का पैसा बैंक में जमा करते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करते हो, ठीक है ना। टैक्स का पैसा आप कहां देते हो, जमा करते हो? बैंक में जमा करते हो और कहां? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करते हो। सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, ठीक है ना। सारा पैसा कहां जमा होता है टैक्सेशन का? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। अच्छा, अब आर्टिकल 246 देखो। आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7, रीड विथ शेड्यूल 7। अच्छा, इसमें 3 लिस्ट है। इसमें कितने लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 कौन सा है?
लिस्ट 1 आपको यूनियन लिस्ट हुआ, लिस्ट 2 क्या पड़ा आपको, स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 आपका क्या हुआ, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 में आपका पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। लिस्ट 1 में क्या पड़ता है आपका, एंट्री नंबर 82 में आपका इनकम टैक्स एक्ट पड़ता है, और लिस्ट स्टेट लिस्ट में क्या पड़ता है, एंट्री नंबर 46 में एग्रीकल्चरल इनकम पड़ता है आपको। ठीक है ना। तो देखो आर्टिकल 246 प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट एंड / सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू मेक लॉज रिगार्डिंग दीज लिस्ट्स। ठीक है, इसको रीड करेंगे शेड्यूल 7 के साथ। इसमें 3 लिस्ट होते हैं। 3 लिस्ट का क्या काम है, कौन कौन से हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके एंट्री नंबर 82 में आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 पड़ता है। ठीक है। और स्टेट लिस्ट में क्या आ गया, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां एग्रीकल्चरल इनकम ले लिया एंट्री नंबर 46 में। इसका क्या मतलब हुआ, तो बच्चों ये लिस्ट के अंदर जो भी मैटर होगा, जैसा यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट पड़ता है। तो इनकम टैक्स से रिगार्डिंग जो भी कानून बनेगा इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बनाने की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखे होते हैं उससे संबंधित कोई भी कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट किसमें पड़ता है आपको, यूनियन लिस्ट में ही पड़ता है, एंट्री नंबर 82 में। ठीक है ना। अच्छा, स्टेट लिस्ट में कोई भी चीज स्टेट लिस्ट में अगर पड़ती है उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट्स को है, सेंट्रल उस पर कोई कानून नहीं बना सकती। एग्जांपल मैंने एक ले लिया है एंट्री नंबर 46 में एग्रीकल्चरल इनकम। तो जो भी कानून अगर एग्रीकल्चरल इनकम पे बनेगा वो बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट्स की होगी, वही सिर्फ बना सकते हैं। केंद्र कोई भी कानून एग्रीकल्चरल इनकम पे नहीं बना सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम यूनियन लिस्ट में लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये कहां लिखा है, स्टेट लिस्ट में। तो कोई भी इसमें कानून बनेगा, जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में लिखे होते हैं उससे संबंधित कानून सिर्फ स्टेट ही बना सकता है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होता है, सेंट्रल के पास भी पावर होता है, स्टेट के पास भी पावर होता है, यानी पार्लियामेंट / लेजिस्लेटिव बोथ कैन मेक लॉज इन दिस लिस्ट, मैटर इनुमरेटेड इन दिस लिस्ट। ठीक है, समझ में आया। तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इसमें मैटर लिखे होंगे दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, बट नो टैक्स इन कंकरेंट लिस्ट करंटली। अभी तक तो कोई टैक्स नहीं है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है इनकम टैक्स एक्ट के, जरा लिख देते हैं फिर बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट खुद हो गया, प्लस इनकम टैक्स रूल्स हो गया, प्लस नोटिफिकेशन हो गया, प्लस सर्कुलर हो गया, प्लस जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी इतने चीजों को मिला के हमारा इनकम टैक्स एक्ट बनता है। इनकम टैक्स एक्ट इतने सारे चीजों को मिला के बना होता है, जिसमें ये तो मेन प्रोविजन हुआ, ये क्या हुआ, मेन प्रोविजन हुआ, मेन प्रोविजन जो हुआ, एक्ट जो हुआ, ये मेन प्रोविजन हुआ, मतलब मेन कानून ये हो गया। इस कानून को सपोर्ट करते हुए कुछ ये रूल्स भी होते हैं। रूल्स को कहते हैं इंप्लीमेंटेशन
इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेन प्रोविजन। ठीक है, मेन कानून तो यही हो गया, मेन प्रोविजन तो यही हो गया बच्चों। ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेन प्रोविजन होता है रूल। रूल को एक्स्ट्रा रूल भी कहते हैं, एक्स्ट्रा लॉज भी कहते हैं, या बायलॉज भी कहते हैं। मतलब कि कानून तो ये, मेन कानून तो ये है, इसे सपोर्ट करने के लिए कुछ और रूल बनाए गए हैं, उसे एक्स्ट्रा लॉ कहते हैं। जो ये, इसको ये भी कहते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेन प्रोविजन, एक्स्ट्रा लॉ और बायलॉज। एक एग्जांपल बता रहा हूं, हमारी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो हमें टैक्स देना है। ये कौन कहता है? ये हमें कहता है इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान से समझिएगा, एक्ट और रूल में हमें, हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा या 3 लाख से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एज, तो हमें इनकम टैक्स देना है, हमें इनकम टैक्स जमा करना है सरकार को। ये कौन कहता है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है। और कौन से फॉर्म में जमा करना है, कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, ये हमें कौन कहता है? रूल्स बताता है। ये हमें कौन बताता है? रूल्स बताता है। ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन मतलब हुआ कम्युनिकेशन ऑफ एनीथिंग। कोई चीज को कम्युनिकेट करना हो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू होता है। ठीक है। सर्कुलर्स क्या होता है? सर्कुलर्स मतलब होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, क्लैरिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। कोई, जैसे कोई प्रोविजन आ गया, कोई प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन दिल्ली में बैठा सीए कुछ और निकाल रहा है, तमिलनाडु में बैठा सीए कुछ और निकाल रहा है, दिल्ली में बैठा ऑफिसर भी कुछ और निकाल रहा है, तमिलनाडु में बैठा ऑफिसर भी कुछ और निकाल रहा है। वो अगर जो कानून से संबंधित बातें हैं उसमें क्लैरिफिकेशन आता है और उस कानून को ठीक से फिर सरकार समझा देती है कि इस कानून का मतलब ये है, जिसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कई लोग अलग अलग निकालते हैं। ठीक है ना। उसको फिर सरकार क्लेरिफाई कर देती है कि इसका मतलब ये है, सरकार उस मतलब को समझा देती है। इसके लिए सर्कुलर इशू करती है। सर्कुलर को कहते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, उसको क्लियर कर देती है किसी चीजों को। ठीक है ना। अगला, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दिया वो पूरे भारत के लिए मान्य है, और हाई कोर्ट अगर किसी चीज का ऑर्डर देता है वो उस स्टेट के लिए मान्य है। हाँ, दूसरा स्टेट उसका कॉपी लेके लगा सकता है सेम केसेस में भी, कि बिहार के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है इस मामले में, तो इसी सेम मामले में सुप्रीम कोर्ट यूपी हाई कोर्ट को भी यही डिसीजन देना चाहिए। लेकिन अगर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो पूरे भारत में एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर ये डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया तो पूरे उस स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेट में जब कोई भी केस, सेम टाइप का केस लड़ोगे तो उस हाई कोर्ट का रेफरेंस ले सकते हो जो उस केस में जजमेंट आया है। ठीक है ना। तो ये हो गया, इतने सारे कंपोनेंट से मिलके हमारा क्या बनता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। आगे देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। तो आपने होल ऑफ इंडिया यहां पढ़ा, ध्यान से समझिएगा। तो क्या ये कहने का ये मतलब है कि पहले होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल नहीं था क्या? आपको याद होगा आर्टिकल 370 को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो क्या उससे पहले डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं था जम्मू कश्मीर में? आप सुनते हो ना, जम्मू कश्मीर का अलग ही एक्ट है, अलग ही कानून है, आर्टिकल 370 खत्म करने से भारत में मिल जाएगा। खैर वो अलग इशू है, वो डिटेल में किसी दिन समझा देंगे अगर टाइम मिला तो। फिलहाल ये समझिए कि डीटी में ऐसा कोई सीन नहीं है। आर्टिकल 370 से पहले भी डीटी एप्लीकेबल था जम्मू कश्मीर पे, और आज भी डीटी एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर पे, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत पे एप्लीकेबल पहले भी था और आज भी है। ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं। इनकम टैक्स 1961 कब आया फोर्स में? 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962। इसमें 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल हैं और 23 चैप्टर्स हैं। समझ में आया? कुछ इंफॉर्मेशन है इसका कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब आया?
1 अप्रैल 1962 को फोर्स में आया, ठीक है। इट्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और इसमें 298 सेक्शन है, 1 to 298 सेक्शन है, 1 to 14 शेड्यूल्स है, ठीक है, और 23 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें टोटल इनकम, जो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम टैक्स कैलकुलेट जो करते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट जो हम करते हैं वो हम करते हैं टोटल इनकम पे। टोटल इनकम हमारा कैसे फाइंड होता है? तो जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होता है, जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होता है उससे हम डिडक्शन माइनस करते हैं। जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होता है उससे हम डिडक्शन माइनस करते हैं और फिर जो हमारा निकल के आता है वो हमारा क्या होता है? टोटल इनकम होता है। जो हमारा टोटल इनकम हम होता है उसी पे हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं स्लैब रेट से। किससे? स्लैब रेट से, या जो रेट एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रेट्स और स्लैब रेट, ठीक है ना। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया कि कोई जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे उसमें से डिडक्शन माइनस कर दोगे, ये जो आपका निकल के आया वो आपका टोटल इनकम निकल के आया, और इसी टोटल इनकम पे आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रेट्स, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। देखिए जरा, ग्रॉस टोटल इनकम, पहले इनकम फ्रॉम 5 हेड्स निकाल लेते हैं। इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, इनकम फ्रॉम 5 हेड्स निकाल लेते हैं हम। 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। इनकी इनकम आपने ले ली। अभी हमारा क्या निकल के आया? इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। इसमें ऐड कर देंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, इसमें ऐड कर देंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अच्छा, अनडिस्क्लोज इनकम जिसे गवर्नमेंट के सामने आपने डिस्क्लोज ना किया हो, इस पे टैक्सेशन, इफेक्टिव टैक्सेशन रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा होता है 78% प्लस 100% पेनल्टी होती है। वो आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल ये देखिए, फिर आप इसमें एडजस्टमेंट कर देते हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। जो ये हमारा निकल के आया ना, जो ये हमारा निकल के आया बच्चों, ये हमारा निकल के आया ग्रॉस टोटल इनकम। ये हमारा क्या निकल के आया? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है ना। और इसी ग्रॉस टोटल इनकम पे हम क्या माइनस कर देंगे? इसी ग्रॉस टोटल इनकम पे तो जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हमारा पीछे निकल के आया, इसी में हम डिडक्शन माइनस कर देंगे। जो मैंने पीछे बताया था आपको, डिडक्शन 80C टू 80U, ये हमारा चलाया टोटल इनकम, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के चला है? टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम आया, इसी पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे एप्लीकेबल रेट से, ठीक है। कैसे यहां से आगे कैसे बढ़ना है ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ये पार्ट 1 था, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।